नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद से आ रही है छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। बीटेक में पढ़ाई कर रहा था मृतक। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर देहात का रहने वाला था मृतक छात्र। डासना के आईएमएस कॉलेज से कर रहा था बीटेक। कमिश्नरेट के मसूरी थाना इलाके का पूरा मामला है। तो गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया। छात्र बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। डासना के आईएमएस कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। कमिश्नरेट के मसूरी थाना इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस अब मामले में आगे की जांच में जुट गई है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। बीटेक में पढ़ाई कर रहा था मृतक। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर देहात का रहने वाला था अजीत। तो गाजियाबाद की तस्वीर आपको बता रहे हैं, जहां पर छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। छात्र बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच शुरू कर दी है। बाराबंकी में बेसिक शिक्षा विभाग ने राजकीय इंटर कॉलेज के ऑडिटोरियम में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को उपकरण वितरित के लिए शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद विभाग तथा नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने शिरकत की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावल के अलावा कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य अंगद कुमार सिंह, बीजेपी जिलाध्यक्ष शशांक कुमरेश, मुख्य विकास अधिकारी एकता सिंह सहित समस्त खंड शिक्षा अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर किया। अभिभावकों के साथ पहुंचे परिषदीय विद्यालय में अध्ययनरत पात्र 506 दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण और वितरित किए गए। इस मौके पर दिव्यांग बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिनका उत्साहवर्धन करते हुए उपस्थित लोगों ने दिव्यांग बच्चों के कार्यक्रम की काफी सराहना की। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशन में बाराबंकी जनपद के लगभग 800 दिव्यांग बच्चों को चिन्हित कर उनको आज उपलब्ध उपकरण कराया गया है। और निश्चित ही जैसे दिव्यांग बच्चे जिनके अंदर हर प्रकार की क्षमता है, उनको क्षमता का सही उपयोग कर सकें और जो उनके अंदर जो उपकरण हैं उनका उपयोग कर सकें, आज उनको उपकरण उपलब्ध कराया गया है। बेसिक शिक्षा परिवार निरंतर उनको अच्छी शिक्षा के साथ साथ और लगातार ऐसे बच्चों को चिन्हित करके उनको उपकरण उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। आज बेसिक शिक्षा विभाग के तहत ऐसे बच्चे जो हमारे परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं और इसके पात्र हैं, उनको उनके जो उनकी दिव्यांगता है और उनके पठन पाठन में, उनके चलन में, उनके नैतिक दिनचर्या में ऐसे सहायक सामग्रियों का वितरण किया गया। ऐसे कुल 506 बच्चों को यहाँ वितरण किया गया है, जिसमें माननीय मंत्री जी मुख्य अतिथि थे और माननीय विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्षा महोदया और माननीय एमएलसी साहब थे और गरिमामयी उपस्थिति मुख्य विकास अधिकारी महोदया की भी थी और समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी और सभी पूरे क्षेत्र से सम्मानित अभिभावक, हमारे प्यारे बच्चे और आप सभी मीडिया बंधुओं की उपस्थिति, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। 3 जनवरी से शुरू होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर संत कबीर नगर में कांग्रेस ने कमर कसनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि संत कबीर नगर में कांग्रेस के कार्यालय पर प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने पर चर्चा हुई। कांग्रेस के फरेंदा विधायक और प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी की माने तो पूर्वांचल से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को भारी बल मिलेगा। पूर्वांचल से सभी वर्ग के लोग स्वतः कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं।
तो संत कबीर नगर में भारत जोड़ो यात्रा जो है वो वहां से यूपी में शुरू होगी, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने कमर कसनी शुरू कर दी है। संत कबीर नगर में कांग्रेस कार्यालय पर प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने पर चर्चा हुई। कांग्रेस के फरेंदा विधायक और प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी की माने तो पूर्वांचल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को भारी बल मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा को लेके यहाँ पे तैयारी बैठक है। हम उन साथियों से, अपने साथियों को मिलने आए और उनसे बातचीत करने आए, क्योंकि राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में 3 तारीख से अपनी पदयात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हमारे ज्यादा से ज्यादा साथी उसमें भाग लेने के लिए यहाँ से जाएंगे। उन्हीं से बात करने के लिए बैठक बुलाई गई है। जैसा अभी लोगों से बातचीत के बाद जो माहौल लग रहा है, ये लग रहा है कि पूर्वांचल से भारत जोड़ो यात्रा को बहुत अच्छी समर्थन मिलने जा रही है और सबसे ज्यादा संख्या पूर्वांचल से जाएगी। ऐसा लोग, सामाजिक लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, हमारे कार्यकर्ता और साथ साथ समाज के वो लोग जो कभी भी आज तक कहीं इस यात्रा में नहीं शामिल हुए, वो खुद अपने आप से यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार है और ये यात्रा बहुत अच्छी होगी। बहराइच में फायर सर्विस के पुलिस उप महानिरीक्षक जुगल किशोर ने फायर स्टेशन पर पहुंचकर आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने साफ सफाई की व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर करते हुए अफसरों को सख्त हिदायत दी और इस दौरान उन्होंने मॉक ड्रिल भी कराई, जिससे वो संतुष्ट दिखे। इस दौरान वे बहराइच के प्रसिद्ध गुल्लाबीर मंदिर स्थित भगवान परशुराम की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण भी किया। ये देखिए, ये आकस्मिक निरीक्षण है और चूंकि ये पुरानी बिल्डिंग में ये चल रहा फायर स्टेशन हमारा जो है, तो जैसा होता है कि पुरानी और जर्जर बिल्डिंग है तो अपेक्षित स्तर की जो सफाई होनी चाहिए वो यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। और इनका जो टर्नआउट रहा कॉल पर, तुरंत आप लोगों के सामने ही जो बेल बजा के इनका देखा गया, तो टीम पूरी तैयार हो गई। यद्यपि वो निर्धारित यूनिफॉर्म में नहीं थी और अगर वो अपने साथ डांगरी वगैरह लेकर के चलते तो इनको 100 मार्क्स मिलते। हम इनको 75-80 मार्क्स दे सकते हैं, क्योंकि जब मूव कर गया, ये हमारे अग्नि शमन जो विभाग है उसकी ये एक श्रेष्ठता और है। फर्रुखाबाद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ऑफिस के बाहर दर्जनों आशा बहू और संगिनियों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान दाम नहीं तो काम नहीं के जमकर नारे भी लगाए गए। बता दें कि मानदेय न मिलने से आशा बहू ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। बता दें कि कर्मचारी का दर्जा और मानदेय 18,000 रुपए प्रति माह की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। वहीं आशा बहू ने पूरे जिले में एक साथ हड़ताल करने का ऐलान किया और मांगे न माने जाने पर व्यवस्थाएं ठप करने की चेतावनी भी दी। भैया ये है कि मतलब स्वास्थ्य विभाग का सारा बड़े से छोटा काम सब आशाओं को ही सौंप दिया जाता है। उसके बाद में उनकी सैलरी इतनी नहीं है कि वो घर का खर्च चला, सैलरी तो है ही नहीं, वो घर का दूध का खर्चा भी नहीं चलता है। किस प्रकार के अब वाउचर पैसे मिलते हैं हम लोगों को। सैलरी जा रही पर फिक्स सैलरी 18,000। ये सैलरी निर्धारण शासन से किया जाता है और ऐसा कुछ आया नहीं है, इसलिए ये संभव नहीं है। जितना ये काम करेंगे उतना ही पेमेंट मिलता रहेगा। सर, आरोप लगाया जा रहा है कि जो है सैलरी जो इनकी काफी समय से रुकी पड़ी है। नहीं, सैलरी नहीं मिलती ना, मानदेय होता है। वही मानदेय सर, इनका मानदेय। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव कार्यक्रम पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को स्थगित करने और ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आरक्षण प्रक्रिया लागू किए जाने संबंधी निर्देश राज्य सरकार को दिए। वहीं राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति माननीय उच्च न्यायालय राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया और उच्चतम न्यायालय में भी इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई है। वहीं राजधानी लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया। साथ ही कांग्रेस और बीजेपी को एक ही थाली के चट्टे बट्टे बताया।
प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम खड़े हैं इस समय, जहां पर एक तरफ तो 19 डिग्री पारा है, ठंड अपने चरम पर है, रात का टेम्परेचर बहुत कम गिर जा रहा है, परंतु इस समय जो गर्मा गर्म बहस चल रही है, जो घमासान मचा हुआ है, वो ओबीसी आरक्षण को लेकर के मचा हुआ है, जहां पर कि स्थानीय निकाय की चुनाव कराने की तैयारी थी सरकार की, परंतु कुछ लोगों द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के उपरांत वो रद्द कर दिया गया। जो आदेश हाईकोर्ट का आया वो कह दिया गया कि इस प्रकार से यहाँ पर अभी चुनाव नहीं कराए जाने हैं, ओबीसी आरक्षण के बगैर सरकार चुनाव कराए या 333 टेस्ट कराने के उपरांत आरक्षण लागू करे, जिस पर सरकार ने, चूंकि सरकार को 2024 भी उसके सामने है, इसलिए सरकार ने तत्काल उस पर 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह को बनाया गया है। अन्य 4 लोगों को मिलाकर ये 5 सदस्यीय आयोग का गठन करते हुए ट्रिपल टेस्ट जो है उसके आधार पर परामर्श देने को कहा गया है। इसी के साथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी इस याचिका को चुनौती दी है और पिछड़े वर्ग के आरक्षण को, उनके हितों का पूरा ध्यान रखते हुए अपने मंशा को उसने साफ कर दिया है। वहीं आज अखिलेश यादव जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया है और कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है और जो भारतीय जनता पार्टी है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इस मुद्दे पर आज हम विभिन्न जनप्रतिनिधियों से भी राय लेने का कार्य करेंगे कि वो ये जो ओबीसी का आरक्षण है, पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है और स्थानीय निकाय चुनाव जो मुद्दा बन रहा है, बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। मैं लखनऊ से आर्यन टीवी के लिए सुखपाल सिंह। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर के मारामारी मची हुई है और जहां एक तरफ सरकार अपने आप को बचाने के लिए, कुछ लोग जो हाईकोर्ट गए उससे स्थानीय निकाय चुनाव पे जो ग्रहण लगा, कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई, सरकार ने तत्काल उस पर राम अवतार सिंह की जो रिटायर्ड जज हैं उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया और सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर के इसको पैरवी कर रही है, उनके निर्णय को चुनौती देने का काम कर रही है। वहीं इस संबंध में कुछ लोग अलग अलग तरह के बयान निकल कर आ रहे हैं। अभी अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि समाज जो कांग्रेस पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। परंतु आज हमारे साथ पूर्व मंत्री जो प्रदेश की राजनीति में एक अहम स्थान रखते हैं, रविदास मेहरोत्रा जी लखनऊ क्षेत्र से हैं और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो चुनाव टल गए हैं 2-4 महीने, इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, उससे इनकी पार्टी को लाभ मिलेगा या कोई और इसमें साजिश नजर आ रही है, किस प्रकार आयोग के गठन को ये अपने नजरिए से देखते हैं, हम बात करने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करने की साजिश कर रही है। हम लोगों ने ये फैसला किया है कि पिछड़ों के आरक्षण को बचाने के लिए सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग लड़ने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि पहले पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनका आरक्षण समाप्त किया जाए और उसके बाद जो दलित हैं उनका भी आरक्षण समाप्त करने का काम होगा। इसलिए दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने अधिकार, अपने सम्मान और हक के लिए मिलकर साथ में लड़ाई लड़ने का काम करना होगा। रविदास मेहरोत्रा जी जो अपने आप में एक शख्सियत हैं और इन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी। जैसा कि लोग जानते हैं, जो नहीं जानते मैं बता दूं, सबसे ज्यादा बार जेल जाने वाले विश्व में जो रिकॉर्ड है उन्हीं के नाम दर्ज है। और एक बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे, तो जेल से इन्होंने खुला पत्र भी लिखा था। काफी अपनी जो इनकी कार्यविधि है उसको लेकर चर्चित रहते हैं और बहुत ही बेबाकी से हर मुद्दे पर बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लखनऊ से आर्यन टीवी के लिए सुखपाल सिंह। खबर उन्नाव से है, जहां हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री और प्रभारी विमल द्विवेदी ने मंच के साथियों के साथ भोपाल से अयोध्या जा रही श्रीराम रजाई रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान विमल द्विवेदी ने बताया कि 6 वर्ष पूर्व दर्शन करने गए राम भक्तों ने अयोध्या में राम लला को टेंट में देखकर संकल्प लिया था। हर वर्ष दिसंबर माह में प्रभु श्री राम जी को रजाई चढ़ाने का फैसला लिया गया है।
श्री राम रजाई यात्रा भोपाल से अयोध्या जा रही थी, उसका पूरे आयोजक मंडल का लगभग 125 लोगों का हिंदू जागरण मंच के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया है। इन लोगों के द्वारा 6 वर्ष पूर्व आयोजक जो श्री राम रजाई यात्रा के आयोजक हैं, उनके द्वारा 6 वर्ष पूर्व रामलला को टेंट पर देखकर एक भाव आया कि भगवान श्री राम के लिए रजाई की व्यवस्था हम सब भक्तों द्वारा की जाए, और उन्होंने एक संकल्प लिया। प्रतिवर्ष वो 6 वर्षों से लगातार भोपाल से अयोध्या जाते हैं। लखनऊ में बीजेपी के रामचंद्र सिंह प्रधान ने अपने और अपनी पार्टी के बुलंद हौसले का इजहार करते हुए बताया कि भाजपा कार्यकर्ता हर संभव चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। हम सर्वाधिक सीटें जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार पिछड़े वर्ग और दलितों के आरक्षण के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान की नीति पर चलती है। वहीं रविदास मेहरोत्रा ने भारतीय जनता पार्टी पर पिछड़े और दलितों के आरक्षण को खत्म करने की साजिश और इस वर्ग को अधिकार से वंचित करने का आरोप लगाते हुए सड़क से संसद तक संघर्ष की बात कही। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहर की सरकार चुनने हेतु एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, इस हेतु अधिसूचना जारी की गई थी और उसमें सतत प्रक्रिया उसकी चालू होने वाली थी, अधिसूचना जारी होने वाली थी। तभी कुछ लोगों द्वारा हाईकोर्ट में रिट फाइल करने के उपरांत जो हाईकोर्ट का निर्णय आया, उस पर रोक लगा दी गई और ये आदेश दिया गया या तो 3T के कराने के बाद, टेस्ट कराने के बाद ही इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाए या बगैर OBC आरक्षण के ही चुनाव करा दिए जाएं। परंतु वर्तमान योगी सरकार ने उस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है और राम अवतार सिंह जो रिटायर्ड जज हैं, उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया है, जो कि इस पर समग्र विचार करने के उपरांत अपनी राय देगा कि किस प्रकार चुनाव कराए जाने हैं। इस संबंध में आज हम इनका पक्ष जानने हैं। तो चूंकि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग मोर्चा बना हुआ है, उसके प्रदेश महामंत्री रामचंद्र सिंह प्रधान जो उसके महामंत्री हैं, सदस्य विधान परिषद हैं, जिनका प्रदेश की राजनीति में अपना अहम मुकाम है, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे इस पूरे परिप्रेक्ष्य में वो किस नज़रिए से देखते हैं और क्या आगे की रणनीति होगी। सर, कैसे सोचते हैं इस मामले में और क्या आगे की रणनीति होगी, किस प्रकार से आप पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए आप लोग समर्पित हैं? देखिए, सोचना इसमें कुछ नहीं है, सीधे सीधे हमारी प्रदेश सरकार का, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार का बड़ा सीधा सा फंडा है। और जैसे ही माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया, उस निर्णय के तुरंत बाद सरकार सक्रिय हो गई और करती रहती है। हमारे सारे मोर्चा, सारे एक कार्यकर्ता सेवा भाव से राजनीति करते हैं, इसलिए हमारा लाभ और हानि का कोई मतलब ही नहीं है। हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। जब चुनाव हो जाए तो दूसरे दल के लोग तैयारी करते हैं चुनाव की, हम हमेशा हर वक्त तैयारी में ही रहते हैं। जब चुनाव हो जाएगा तो अब तो और समय मिल जाएगा और अच्छी तैयारी हो जाएगी। जैसा कि हमारे साथ थे रामचंद्र प्रधान जी, जिनका कहना था कि कभी भी चुनाव हो, भाजपा का कार्यकर्ता हमेशा प्रयासरत रहता है, हर समय कमर कस के तैयार रहता है और जो समय मिला है उससे हमें तैयारियों को और अधिक समय मिलेगा और हम अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। हमारे साथ थे लखनऊ उन्नाव स्थानीय निकाय क्षेत्र से रामचंद्र प्रधान जी, जो सदस्य विधान परिषद हैं इस समय, और काफ़ी अच्छा मुकाम है, पिछड़ा वर्ग के महामंत्री भी हैं। पूर्व में भी राजनीति के नाम में रामचंद्र प्रधान किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मैं लखनऊ से RN TV के लिए सुखपाल से। ओबीसी आरक्षण पर प्रेस वार्ता करते हुए निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी आरक्षण के मुद्दे पर ओबीसी वर्ग के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। साथ ही मैं जिस सरकार का हिस्सा हूं वह भी ओबीसी के नेतृत्व में बनी सरकार है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ओबीसी के हित में कार्य कर रही है। सीएम योगी ने उच्च न्यायालय के फैसले के 24 घंटे के अंदर ओबीसी आयोग का गठन कर अन्य पिछड़ा वर्ग के हित में कार्य किया है। मैं बताना चाहता हूं कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो आरक्षण है वो जाति नहीं, जातियों का समूह है। जो 66 समूह है, लेदरमैन है, वाशरमैन है, फिशरमैन है, क्राफ्ट्समैन है, मतलब जो है जाटव की उपजाति हैं, धोबी की उपजाति हैं, मझवार की उपजातियां हैं और क्राफ्ट्समैन शिल्पकार की उपजातियां हैं। तो ऐसी उपजातियों के जो सर नेम लगाने वाले थे वो ढेर सारी पिछड़ी जातियों में है। तो जो विसंगति पाई गई है। उज्बेकिस्तान में कथित तौर पर मेरियन बाइकॉट फार्म
के सिरप से 18 बच्चों की मौत के बाद कंपनी का बयान सामने आया है। नोएडा स्थित मेरियन बायोटेक फार्म के हसन हैरिस ने बच्चों की कथित मौत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इस पर अफसोस है। उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों की मौत की वजह की जांच कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही बच्चों की कथित मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। अफसोस है, कहते हैं अब किस वजह से डेथ हुआ, अभी जो है गवर्नमेंट यहाँ इंक्वायरी कर रही है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो है रिपोर्ट आने के बाद जो है सही चीज़ें मालूम होंगी। हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इससे पहले भी देखा था कि जामिया में भी 70 बच्चों की डेथ हुई थी अभी की दवाई से, लेकिन उसमें नहीं हमारे मेडिसिन नहीं थे कोई, जो है तो जामिया वाले कोई इशू नहीं है। 18 लोगों की मौत हुई है उज्बेकिस्तान में। चालघाट पर गंगा किनारे रामनगरिया मेले का शुभारंभ 6 जनवरी 2023 को होगा। बरेली इटावा हाईवे पर गंगा नदी पुल की हालत बेहद ही जर्जर होने लगी है। पुल पर जहां बेशुमार गड्ढे हो गए हैं, वहीं सड़क निर्माण पर डाली गई सरिया तक नजर आने लगी है। खास बात यह है कि ऐसी खतरनाक स्थिति को भी जिम्मेदार अफसरों ने नजरअंदाज कर दिया। रामनगरिया मेले में लाखों की संख्या में लोग जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। इसके लिए हम जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देने को ही सौंपना है कि इस पे बहुत बड़े गड्ढे हो गए हैं, कभी भी दुर्घटना हो सकती है कि हम नहीं चाहते कि हमारे मेला सौभाग्य से किसी प्रकार की कोई घटित घटना घटे। इसलिए जिलाधिकारी को मौके से पहले ही 1 महीना पहले इसको पुल को जीर्णोद्धार करा देना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया है। इसलिए नीचे अधिकारियों ने किसी ने अवगत नहीं कराया है या वो इधर से निकले नहीं हैं, कोई तो कारण बना होगा। इसलिए आज मैं जिलाधिकारी के लिए भी एक ज्ञापन देना जा रहा था, लेकिन नहीं पहुंच पाया हूं। और इस पुल को पुनः निर्माण कराया जाए तत्काल में मेला लगने से पहले। इस पुल का जीर्णोद्धार होना चाहिए। इसमें जगह जगह वो जाली जोंड कट रहे हैं, जोंड टूट रहे हैं। यहाँ पर लाखों आदमी मेला में आएगा, रामनगरिया में उसके नीचे से निकलेंगे। कोई बड़ा पत्थर किसी के सिर पे गिर जाए तो कोई घटना घट जाए, इतना वजन लेने लायक अब इस पुल में क्षमता नहीं है। कहीं अधिक जाम लग जाए और लोडिंग गाड़ी खड़ी पुल पे हो जाए तो कोई भी घटना घट सकती है। मैं शासन को अवगत कराना चाहता हूँ कि रामनगरिया पांचाल घाट जो मेला लगने लगा है, अच्छे बड़े रूप में मेला होता है। फर्रुखाबाद जनपद में पीडब्ल्यूडी के अधीन कुल 60 पुल हैं। उन सभी 60 पुलों का 2 खंडों के अधीन है। उन सभी का निरीक्षण कर लिया गया है। कोई भी पुल यातायात हेतु असुरक्षित नहीं है। वर्तमान में सभी पुल यातायात हेतु पूर्णतः सुरक्षित हैं और इन सब का इंस्पेक्शन हो चुका है। ये मार्ग NH डिक्लेयर हो चुका है, तो ये NH मार्ग से भी ये NHI को ट्रांसफर हो चुका है। ये जो दोनों पुल हैं, ये मार्ग भी और दोनों पुल भी NHI के अधीन है। जी ये घटिया घाट के पुल गंगा जी जी गंगा जी। ये कितनी जगह ये पुल के ऊपर गड्ढे हैं, क्या ये दिक्कत क्या है पुल में? पता नहीं सर, ज्वाइंट हैं, ये खुल जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है निकालने में। अभी कितने खुले हुए हैं पूरे ज्वाइंट? लगभग सारे खुले हैं, 1-2 बंद किए गए थे, अभी फिर खुल गए दोबारा से। सब खुल गए। हालत तो जर्जर है, कभी भी इसमें दुर्घटना हो सकती है। अभी कितने ज्वाइंट खुले हुए हैं पूरे पुल से? लगभग पूरे पुल पर हर कुआं पर खुले हैं। अच्छा हाँ, आपने कभी गौर किया होगा कि पुल के ऊपर से नीचे गंगा का पानी तक दिखता है? क्यों? ऊपर से पानी बरसता है, नीचे भी जाता है। ये जो इसमें तो गाड़ियों के पहिए और पैर वैर भी फंसते रहते हैं। क्यों नहीं फंसते हैं, मोटरसाइकिलें फंस जाती हैं कभी। शीतलहर और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। शीतलहर का असर जहां आम जनता पर पड़ रहा है, वहीं परिवहन निगम की बसों पर भी इनका असर देखने को मिल रहा है। तो वहीं सवारियों का टोटा लगा हुआ है। सवारियां न मिलने की वजह से गोरखपुर रोडवेज को प्रतिदिन 40 से 50 हजार का आर्थिक नुकसान हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक PK तिवारी ने बताया कि ठंड और कोहरे की वजह से कई बसों के संचालन पर रोक लगा दी गई। कई बसों में यात्री न होने की वजह से भी यात्रा के लिए बसों को संचालित नहीं किया जा रहा। यात्रियों की सुरक्षित सुगम यात्रा के लिए इस निर्णय को लिया गया है, जिसके वजह से यात्रियों की कमी देखने को मिल रही है। यात्रियों की कमी होने की वजह से परिवहन निगम गोरखपुर को रोज 40 से 50 हजार रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है। बिल्कुल आप देख ही रहे हैं कि यात्रियों के इधर 3-4 दिन से मतलब लगातार कमी आ रही है। और इधर कोहरा तो कल नहीं पड़ा, लेकिन उसके बावजूद जो ठिठुरन है उसकी वजह से यात्री की कमी संभवता है। और हम लोगों ने कोहरे में जो प्लान किया था गाड़ी रोकने का, अगर कोहरा होता है तो गाड़ी को हम लोग नहीं चलाएंगे, और यदि कोहरा नहीं है तो हम लोग चलाएंगे। जैसे कल हमारा संचालन लगभग हुआ है, लेकिन जो गाड़ियां हम लोग ने रोकी है वो यात्री अभाव में रोकी गई है।
लखनऊ में फेलोशिप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की और 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में तैनात शोधार्थियों से संवाद किया। 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में रिसर्च फेलो के रूप में तैनात हमारे सभी शोधार्थियों के साथ संवाद के इस कार्यक्रम में आज यहां पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री परमेश्वरन अय्यर जी आए हैं। उनके साथ में नीति आयोग के सीनियर कंसल्टेंट श्री राकेश रंजन जी, सीनियर एडवाइजर श्री संजीत सिंह जी उपस्थित हैं। मैं प्रदेश शासन की ओर से इन सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, सचिव नियोजन श्री आलोक कुमार जी, यहां पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश शासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और सभी यहां पर मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के शोधार्थीगण, मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आकांक्षात्मक जनपदों की तर्ज पर आकांक्षात्मक विकास खंडों का चयन उत्तर प्रदेश में नियोजन विभाग के द्वारा करने के उपरांत प्रत्येक विकास खंड में एक एक रिसर्च फेलो की तैनाती के इस कार्यक्रम में 21 अक्टूबर को मैंने उन सभी के साथ संवाद बनाया था। उन्हें नियुक्ति पत्र और टैबलेट भी उपलब्ध करवाए थे और ये कार्यक्रम उनकी चयन और ट्रेनिंग के बाद यहां पर आयोजित किया गया था और उसके उपरांत इन लोगों ने अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया। 1.5 महीना 2 महीने की अवधि बहुत बड़ी भी नहीं होती है और बहुत छोटी भी नहीं होती, लेकिन किसी भी कार्य। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।